हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम देखेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 24। आज ये क्वेश्चन नंबर 1, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन गैस? तो CH4। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 है। अब इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। तो मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब मीथेन गैस की ग्रीन हाउस गैस के रूप में वातावरण में कितना प्रतिशत भाग होता है इसका? तो 20% भागीदारी होती है। अब मीथेन गैस की प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो आर्द्र भूमि क्षेत्र, समुद्री तट भाग तथा दलदली भूमि से प्राप्त होती है। मीथेन हरित गैस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक खतरनाक होती है। मीथेन गैस किसकी तुलना में? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गैस 25 गुना अधिक खतरनाक होती है हरित गृह प्रभाव के लिए। अब इसके उत्सर्जन में प्राकृतिक स्रोतों की भागीदारी कितनी होती है? तो 75% होती है। अब देख लेते हैं पशुओं की जुगली। पशुओं की जुगली क्या होती है? जब पशु चारा खाने के बाद अपनी मुंह हिलाने की प्रक्रिया करते हैं उसको पशुओं की जुगली कहते हैं। और उनकी इस क्रिया से जो उनके मुंह से पदार्थ निकलता है उसमें मीथेन की मात्रा पाई जाती है। तो उसमें मीथेन की मात्रा पाई जाती है और वनस्पतियों के सड़ने में मीथेन की मात्रा होती है। गोबर में भी मीथेन की मात्रा होती है। धान के खेत में जो पानी जम जाता है उसमें भी मीथेन की मात्रा होती है। कोयले की खानों से भी मीथेन गैस का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस CNG में मिश्रित होती है। तो CNG क्या होती है? CNG की फुल फॉर्म देख लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें कितनी मिक्स होती है? तो 80 से 90% मिक्स होती है। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? व्हाट इज मेजर सोर्स ऑफ मीथेन गैस इन इंडिया? तो भारत में मीथेन गैस का स्रोत है धान का खेत। अब इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। धान की फसल मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले मीथेन उत्सर्जन का क्या है? सबसे बड़ा स्रोत है। धान विश्व में सबसे बड़ा कृषि उत्पाद भी है। अमेरिका में हुए क्या एक शोध या अध्ययन के अनुसार धान की खेती भूमंडल का तापमान और बढ़ा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन दूसरी सबसे शक्तिशाली गैस है। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज इन एसिड रेन? तो नाइट्रिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल होता है। अब इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको देख लेते हैं। तो अम्ल वर्षा की समस्या तब प्रकाश में आई, कब आई? सन 1972 में लंदन के मैनचेस्टर नगर में कुछ लोगों को वर्षा के पानी के सामान्य न होने का एहसास हुआ। रॉबर्ट एंग्स इस थीम को भी वर्षा के जल में
एसिड अर्थात तेजाब की उपस्थिति का एहसास हुआ। तब उन्होंने क्या किया? अतः उन्होंने उसी समय वर्षा से प्राप्त जल का परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचे, किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वैज्ञानिकों परीक्षणों से भी यह बात प्रकाश में आई कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों कारखानों के जलते ईंधन के कारण निकलने वाले धुएं के रूप में अर्थात सूक्ष्म कणों के रूप में वायु में और मेघों में जम जाते हैं। रासायनिक क्रिया के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या नाइट्रिक अम्ल के रूप में परिवर्तित होकर जब ये पृथ्वी पर बरसते हैं तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा मुख्य रूप से लगभग 70% सल्फर ऑक्साइड और 30% के लगभग नाइट्रोजन ऑक्साइड को दोषी ठहराया जाता है। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में CH4 मीथेन निकलती है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। धान की फसल मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाली मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। धान विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद भी है। अमेरिका में हुए एक अध्ययन के अनुसार धान की खेती से भूमंडल का तापमान और बढ़ सकता है। धान की खेती से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस कौन सी गैस? मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन दूसरी सबसे शक्तिशाली क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन गैस CNG में भी पाई जाती है या CNG में मिश्रित होती है। CNG का फुल फॉर्म हुआ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब CNG में कितने % पाई जाती है? तो 80 से 90% पाई जाती है। अब इससे रिलेटिव इतने ही क्वेश्चन थे, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था को सूखी बर्फ कहा जाता है। अब इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। इसकी शक्ल पानी की बर्फ से काफी मिलती जुलती है, परंतु यह ना तो खाई जाती है और ना ही इससे कपड़े भीगते हैं। ठोस कार्बन ऑक्साइड को सूखी बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य बर्फ की तरह यह ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं होती। ठोस से द्रव में परिवर्तित नहीं होती, बल्कि वायुमंडलीय दाब और कितना %? 78.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस से सीधे क्या गैस में परिवर्तित हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो सूखी बर्फ भी कपूर आपने देखा ही होगा, कपूर या नेपथलीन की तरह ठोस से क्या बन जाती है?
बिना द्रव में बदले बदले गैसीय अवस्था में बदल जाती है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर इसे कुछ विशेष रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या किया जाता है, द्रवावस्था में लाया जा सकता है, जो कि एक क्या है, कठिन और खर्चीली प्रक्रिया है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, अल्ट्रा स्वास्थ्य। अल्ट्रा स्वास्थ्य नामक कीटाणु शोधन इकाई किसने विकसित की थी? तो हु हैज डेवलप्ड द germ cleaner unit called अल्ट्रा क्लीन? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो अल्ट्रा स्वास्थ्य नामक कीटाणु शोधन इकाई रक्षा अनुसंधान DRDO ने विकसित किया था, ये हमने पढ़ा अभी। इस इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े आदि जैसे लेखों, मतलब लेख लिखे जाते हैं, लेखों को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह यूनिट आइटमों की कीटाणु रहित करने के लिए ओजेंटेड स्पेस टेक्नोलॉजी नामक एक उन्नत ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया का उपयोग करती है। इस डिजाइन में ओजोन सीलेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है या उपयोग हुआ है। अल्ट्रा स्वास्थ्य यूनिट में एक उत्प्रेरक कन्वर्टर होता है जो इसे पर्यावरण के क्या करता है, अनुकूल बनाता है। इसमें कई सुरक्षा विशेषताएं भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सुरक्षा विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि डोर इंटरलॉक, आपातकालीन शट डाउन, विलंब चक्र, दोहरे दरवाजे, रिसीव मॉनिटर आदि। यह प्रणाली औद्योगिक, व्यक्तिगत व्यवसायों और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करती है। इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाथ धोने के फायदों की खोज किसने की थी? तो हाथ धोने के फायदों की खोज डॉक्टर इग्नाज सेमेलवाइज ने की थी। इनका जन्म 1 जुलाई 1818 को हंगरी के वुडा, जो अब क्या नाम से जाना जाता है, वुडापेस्ट के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इन्हें संक्रमण नियंत्रण के पिता के तौर पर भी जाना जाता है। किनको? इग्नाज सेमेलवाइज को। कोरोना महामारी से बचने को लेकर आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बताई जाने वाली बात कि अपने हाथ साफ रखें, समय समय पर 20 से 40 सेकेंड 20 से 40 सेकेंड 20 से 40 सेकेंड तक अच्छे से धोएं। इससे आप बैक्टीरिया और वायरस को शरीर के भीतर जाने से रोक सकते हैं। लेकिन 19वीं सदी में यह बात किसी को पता नहीं थी कि हाथ धोने में मौजूद इन जीवाणु और विषाणु को बीमारी फैलाती है।
और लगातार हो रही मौत पर एक लगाम लगाने में सफलता हासिल की थी। 19वीं सदी के बाद 19वीं सदी के मध्य में एक ऐसा दौर आया जब यह अज्ञात बीमारी लोग तेजी से मौत के मुंह में जाने लगे। उस समय समाज में हाथ धोने की प्रथा नहीं थी। उस समय डॉक्टर सैमुअल वाइज ने प्रस्ताव रखी कि सबसे पहले क्या करें, डॉक्टर हाथ साफ करना शुरू करें। हाथ धोने की व्यवस्था लागू करने के बाद मृत्यु दर में तेजी से क्या हुई, गिरावट आई। अब हाथ धोने संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो 40 लाख बच्चे हर साल दस्त के कारण संक्रमित के शिकार हो जाते हैं। इनमें क्या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की संख्या सबसे अधिक होती है। 50% कारण है कि हाथ की सफाई न होना बच्चे की बीमारी का कारण है। बच्चों को बीमारी का कारण है। 99% कीटाणु निकल जाते हैं ठीक तरह से हाथ धोने पर। 5 बीमारियां कौन कौन सी हैं? 5 बीमारियां दस्त, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, आंखों में संक्रमण, सांस रोग की आशंका अधिक होती है बच्चों में, हाथों की गंदगी से होती है। ये इससे रिलेटिव इतनी ही जानकारी थी दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।